हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी और ग्लोब। मतलब कि पृथ्वी और ग्लोब क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है कि पृथ्वी और ग्लोब से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इफेक्ट हैं, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उन्हें वो बारीकी से पूछ रहा है। इसीलिए मैंने पृथ्वी और ग्लोब को बेसिक से समझाने का प्रयास किया है। ये वीडियो बड़ी जरूर बन सकती है, मगर इतना जरूर है कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इससे, और आपका इस टॉपिक से एक नंबर जरूर पक्का हो जाएगा। तो इसीलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है पृथ्वी जैसा एक चित्र, इसको क्या कहते हैं? इसको ग्लोब के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इसको ग्लोब कहते हैं। ये एक पृथ्वी की आकृति के ही जैसा होता है, गोला संरचना। तो हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और प्राणी हैं, और इसी के साथ साथ पृथ्वी पर बड़े बड़े महाद्वीप और महासागर भी हैं। महाद्वीप और महासागर पर मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड की हुई है। तो महाद्वीप कितने होते हैं? महाद्वीप 7 होते हैं। और महासागर कितने होते हैं? तो महासागर 5 होते हैं। हमारी पृथ्वी समतल नहीं है, आप देखते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ मिलते हैं, पर्वत भी मिलते हैं, नदियाँ भी होती हैं, झील भी होती हैं, घाटियाँ भी होती हैं। तो इन्हीं सभी के कारण पृथ्वी असमतल है। समतल नहीं बल्कि असमतल है। इस पर अनेक पहाड़, पठार, नदी, घाटियां एवं मैदान हैं। इन सब का अध्ययन सरलता पूर्वक करने के लिए पृथ्वी के वास्तविक रूप अथवा गोल धरातल पर ही विश्व का मानचित्र बनाकर अध्ययन करना चाहिए। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, उसका अगर हम सरलता पूर्वक अध्ययन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, बताइए। तो देखिए, एक गोला लिया, गोले पर जो हमारी पृथ्वी है उसी के से बना दिया उस पर स्थलाकृतियां, तो जिसको हम क्या नाम देते हैं? उसको कहते हैं हम ग्लोब। ग्लोब एक ऐसा ही पृथ्वी का छोटा गोल नमूना है। इसमें संपूर्ण विश्व का मानचित्र ठीक प्रकार से बना होता है। इस पर सभी देशों की स्थिति और आकार निश्चित रूप से दर्शाए हुए होते हैं। यानी कि जो हमारे देश होते हैं, इस 188 से 192 देश हैं। ये सभी देश जो हमारी पृथ्वी पर स्थित हैं, उन सभी देशों को एक पेज पर दर्शाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो सकता है। इसीलिए इसको एक गोले की आकृति में, यानी कि ग्लोब में दर्शाया गया है। इसे देखकर किसी भी स्थान की स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। यानी कि जैसे कोई भी दो देश है, मान लीजिए एक देश और दूसरा देश, इन दोनों में यदि हमें कंपेयर करना हो ना, तो ये ग्लोब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ग्लोब का विशेष महत्व है पृथ्वी के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मानचित्र की अपेक्षा अधिक कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है? आपको पता होगा कि जो ग्लोब है उसको हम फोल्ड करके नहीं लेकर जा सकते, या फिर उसको यदि हम बैग में लेकर जाना चाहें तो उसे बैग में या सूटकेस में लेकर नहीं जा सकते एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। लेकिन जो हमारा मानचित्र होता है, उसको यदि हमें फोल्ड करना हो, फोल्ड करके उसे हम हाथ में भी लेकर जा सकते हैं। अगर हमारे जो बैग है उसमें भी रख सकते हैं, या सूटकेस है उसके साथ भी रख सकते हैं। लेकिन जो ग्लोब है वो बहुत ही ज़्यादा, जो मानचित्र है उसकी अपेक्षा कठिन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने में। इसके बाद जो ग्लोब है उसको एक लैंप के प्रकाश के सामने रखकर दिन रात का ज्ञान होता है। ग्लोब एक कील की धुरी पर घूमता है। जिस प्रकार जो हमारी पृथ्वी है वह भी एक कील पर ही लटकी हुई है। यानी जो हमारी पृथ्वी के नीचे जो कील है वो काल्पनिक है। ऐसा नहीं है कि जो पृथ्वी है उसके नीचे असलियत में है, असलियत में कोई धुरी नहीं है, काल्पनिक धुरी मानी गई है पृथ्वी के नीचे। तो ग्लोब भी एक कील की धुरी पर ही घूमता है, जो पृथ्वी के अक्ष के समान टेढ़ी है, और 66.5 डिग्री के कोण पर भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर स्थित है। भूमध्य रेखा आप देख ही रहे होंगे, बीचों बीच में ये वाली, ये जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री पर स्थित है, अर्थात 23.5 दाईं ओर झुका हुआ है। हम ग्लोब घुमाकर विभिन्न देश, महाद्वीप, सागर तथा महासागरों की तुलना कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, एक देश से दूसरे देश, महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, सागर से महासागर, महासागर से महासागर की तुलना हम ग्लोब से आसानी से कर सकते हैं। ऐसा हम मानचित्र पर करना अधिक लाभकारी नहीं होगा, ग्लोब पर जितना अधिक होगा। ये एक दूसरे से कितने बड़े व छोटे हैं हम इसका भी अध्ययन
कर सकते हैं। कितनी दूर और कितने पास हैं इसका भी अध्ययन हम ग्लोब के द्वारा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सागर आदि की गहराई की तुलना भी सरलता से हो जाती है, किसके द्वारा? ग्लोब के द्वारा। इससे दो स्थानों के बीच की दूरियां भी माप सकते हैं। किसी स्थान की स्थिति ग्लोब की कल्पित वृत्ताकार रेखाओं से जानी जा सकती है, जिन्हें हम अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं किससे कहते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा अगली स्लाइड में। हमारी पृथ्वी गोलाकार है। इसके ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव तथा निचले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे, इसको उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनको ही कहते हैं। इन दो ध्रुवों के बीचों बीच एक रेखा होती है। इस रेखा को क्या कहते हैं, आगे बताऊंगा। जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यह काल्पनिक रूप से खिंची होती है। इसे हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये आप देख ही रहे हैं चित्र में, इसी को ही हम भूमध्य रेखा के नाम से या फिर विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अब हम बता देते हैं इसको भूमध्य रेखा ही क्यों कहते हैं या फिर विषुवत रेखा ही क्यों कहते हैं। तो देखिए, भूमध्य यानी कि भूमि के मध्य, ये हमारी पृथ्वी है ना। पृथ्वी क्या है, एक भूमि तो ही है, इसी पर तो निवास करता है मानव। तो इसको भूमध्य यानी कि भूमि के मध्य जो रेखा होती है उसी को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसको विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, तो विषुवत यानी कि विश्व को दो भागों में बांटने वाली रेखा को ही हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा विश्व है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक विश्व तो ही है। तो विश्व को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहलाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची होती हैं। अक्षांश रेखा क्या कौन सी होती हैं, आपको ये ऐसी लाइन दिख रही है ना, इसी को ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची होती हैं। ये एक दूसरे के भी समानांतर होती हैं, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि एक इधर जा रही है, एक बिल्कुल कोने में जा रही है, एक बिल्कुल सीधी जा रही है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमारी भूमध्य रेखा है उसी के समानांतर ये लाइन यानी कि अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसीलिए ये आपस में कहीं पर नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ये एक दूसरे के समानांतर चलती रहती हैं। ग्लोब पर विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त होता है। विषुवत वृत्त यानी कि जो विषुवतीय रेखा होती है वो सबसे बड़ी रेखा है। क्यों, क्योंकि जो हमारा विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा जो लाइन है यानी कि भूमध्य रेखा की जो लाइन है उससे ऊपर देखिए गोला यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, यानी कि ऊपर से पतली होती जा रही है और नीचे से भी पतली होती जा रही है। इसीलिए जो हमारा बीच वाला पार्ट है यानी कि भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, ये सबसे बड़ा वृत्त है। लेकिन ध्रुवों पर ये वृत्त केवल बिंदु मात्र ही रह जाता है। मैंने आपको बताया था ना, ऊपर जाते जाते कैसा हो जाता है, ये थोड़ा थोड़ा पतला होता जा रहा है ना। तो इसीलिए ये जब सबसे ऊपर पहुंच जाएगा यानी कि उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा तो ये कैसा रहेगा, बिंदु मात्र, यानी कि बिल्कुल एक पॉइंट सा लगा रहेगा। प्रत्येक गोलार्ध 90.5 डिग्री में बटा होता है। विषुवत वृत्त को 0 डिग्री माना जाता है। विषुवत रेखा को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं ना। तो विषुवत वृत्त को 0 डिग्री माना जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर के अक्षांश को यानी कि जो ऊपरी हिस्सा है उसको किस नाम से जानते हैं, उत्तरी अक्षांश के नाम से। और जो दक्षिण यानी कि निचला हिस्सा है उसको दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। ये सब भी आप याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 0 डिग्री पर कौन सी रेखा खींची जाती है, तो विषुवतीय रेखा 0 डिग्री पर ही खींची जाती है। और आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है उसके बीच में कौन सी रेखा है, तो विषुवतीय रेखा या फिर भूमध्य रेखा ही होती है। अब हम देख लेते हैं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है। यानी कि जैसे 23.5 डिग्री पर किस नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री पर किस नाम से जाना जाता है, 66.5 डिग्री पर किस नाम से जाना जाता है, इस प्रकार हम देख लेते हैं। तो कुछ अक्षांश रेखाओं को विशेष नाम दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि जो हमारा निचला हिस्सा है ये वाला, इसको किस नाम से जाना जाता है, मकर रेखा यानी कि मकर वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारा 66.5 उत्तरी अक्षांश यानी कि जो ऊपरी हिस्सा है उसको उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है यानी कि निचला हिस्सा,
इसको दक्षिणी ध्रुव व्रत के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह है हमारी मकर रेखा और यह है हमारी उत्तरी अक्षांश, और यह इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, मैंने आपको बताया था ना, ये है उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और ये है दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। तो देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं ही क्या कहलाती हैं? तो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं अक्षांश रेखाओं की तरह समानांतर नहीं होती हैं। यानी कि जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर यानी कि जैसे विषुवत रेखा है ना, उसी के अनुसार चलती रहती हैं ऊपर नीचे, लेकिन जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार नहीं होती हैं अक्षांश रेखाओं की तरह। ये रेखाएं अक्षांश रेखाओं की तरह समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं तो ध्रुवों पर जाकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, यानी कि बिल्कुल एक पॉइंट बन जाता है बिंदु का। बिंदु नहीं बनती, बिल्कुल सॉरी बिंदु नहीं, सॉरी लाइन नहीं बनती है, केवल बिंदु बन जाती है। कहाँ पर जाकर? ध्रुवों पर जाकर। इन रेखाओं को मध्यांतर रेखाएं भी कहते हैं। किनको? देशांतर रेखाओं को। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। ये एग्जाम में पूछा गया है पिछली साल कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 360 है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या। देशांतर रेखाएं आप जान चुके होंगे ना, यही है देशांतर रेखाएं। ये यहाँ से यहाँ जा रही है ना, इसी को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। और इसके बाद जो देशांतर रेखाएं आप जान चुके होंगे, और अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं ये भी बता देते हैं। तो अक्षांश रेखाएं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये अक्षांश रेखाएं हैं, आप जान चुके होंगे। अगला हम देख लेते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अक्षांशों की गणना करने के लिए तो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश व्रत मान लिया गया, किंतु देशांतर रेखाओं में किस रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा माने? यह एक कठिन समस्या थी, क्योंकि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई सभी स्थानों पर समान है। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रिटेन में एक जगह है लंदन में, उसी के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को हमने क्या मान लिया? 0 डिग्री मान लिया। जिस प्रकार जो अक्षांश रेखाएं थी, अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा को हमने 0 डिग्री माना था, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं ना, उसी प्रकार जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं उसका भी हमें 0 डिग्री मानना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या माना? उसके लिए कौन सा स्थान था? तो ब्रिटेन में लंदन के पास एक स्थित जगह है ग्रीनविच वेधशाला, यहाँ से गुजरने वाली जो रेखा थी ना, उसी को ही 0 डिग्री मान लिया गया था। और जो इसे प्रधान मध्यमान रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पूर्व में एक एक अंश के अंतर पर 180 तथा पश्चिम में भी 180 रेखाएं खींची गई हैं। पूर्व की ओर की रेखाओं को पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम की ओर की रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसीलिए जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी हैं? 360 हैं। क्यों है? क्योंकि 180 जो रेखाएं हैं हमारी वो पूर्व में है, और जो 180 बाकी की बची हुई हैं वो दक्षिण में है। इसीलिए जो हमारा पूर्व की ओर रेखा होती हैं उनको पूर्वी देशांतर कहते हैं, और जो पश्चिम की ओर रेखाएं खींची हुई हैं उनको पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो आप जान चुके होंगे इन सब के बारे में। अब आपने ये तो जान लिया कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं, किस स्थान पर उसको किस नाम से जाना जाता है, आपने ये सब तो पढ़ लिया। लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके लाभ क्या क्या होते हैं। तो देखिए, ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई, यानी कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई ग्लोब पर जाल सी बना देती हैं। आपको मैंने दिखाया था ना पिछली स्लाइड में, मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। ये फोटो है, इसमें देखिए आपको अक्षांश रेखाएं ये हैं, देशांतर रेखाएं ये हैं। इन जो दोनों रेखाएं हैं, इन दोनों से क्या बनना है? ग्लोब पर एक जाल सा बन रहा है। इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? ग्रिड के नाम से जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ग्रिड जो बनता है वो किन रेखाओं के मिलने से बनता है? तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल से ही ग्रिड बनता है। इसकी सहायता से हम किसी भी स्थान को, कोई भी स्थान क्यों ना हो, उसको ग्लोब अथवा मानचित्र पर आसानी से ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं आपको बता दें हम ये भी। जैसे यदि हम उदाहरण की बात करें तो हम भारत में एक स्थान है दिल्ली, आप दिल्ली को जानते ही होंगे। जो भी व्यक्ति दिल्ली को जानता होगा वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।
तो देखिए, जो दिल्ली है वो हमने इसका एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्योंकि ये एक महानगर है, इसीलिए हमने इसका नाम लिया है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और हमने भारत का ही दिल्ली क्यों लिया है, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, इसीलिए हमने भारत की दिल्ली का ही उदाहरण लिया है। इसके लिए हमें देखना होगा कि कौन सा अक्षांश और कौन सा देशांतर दिल्ली से होकर गुजरता है। जैसे दिल्ली से 28.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 77.2 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर जाते हैं। जिस स्थान पर ये दोनों अक्षांश व देशांतर एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर दिल्ली स्थित है। तो यानी कि जो हमारा दिल्ली है वो एक तो 28.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 77.2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो जिस स्थान पर ये दोनों अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी ना, वहीं पर क्या है स्थित, दिल्ली स्थित है। ऐसे हम किसी भी स्थान का अनुपात निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी देश अथवा क्षेत्र की स्थिति का निर्धारण अक्षांश व देशांतर रेखाओं के द्वारा कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा देश ही ले लेते हैं भारत को। तो जो हमारा भारत है वो 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच और 80 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखाओं के बीच में ही स्थित है। तो हमने भारत की भी क्या निकाल ली, स्थिति का निर्धारण कर लिया है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा टाइम होता है उसका निर्धारण हमारे सूर्य अस्त तथा उदय होने से किया जाता है। जब सूर्य शीर्ष पर होता है तो उस समय दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार अलग अलग स्थानों का समय अलग अलग होता है। इस समय को स्थानीय समय कहा जाता है। हमारे देश के कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि सभी का समय कठिनाई को दूर करने के लिए किसी भी देश के केंद्रीय समय को मानक समय मान लिया जाता है। भारत का यह स्थान इलाहाबाद के पास है। अन्य देशों में भी अपने अनुसार अपने मानक समय निर्धारित करते हैं, यानी कि सभी का टाइम जोन अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जो टाइम दिल्ली में हो रहा है वह टाइम चीन में भी हो, ऐसा सही नहीं है, बल्कि सभी देशों में इसका अंतर अलग अलग होता है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लाभ आप जान चुके होंगे। ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे का भी भला हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।